जरा सोचिए, एक लड़का जो कभी मंदिर के बाहर पकौड़े बेचता था, वो आगे चलकर 75,000 करोड़ का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दे। सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर यह कहानी है धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया और बड़ी सोच कुछ भी मुमकिन कर सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मामूली पकौड़े बेचने वाला लड़का भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक का मालिक कैसे बन गया? चलिए उनके सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझते हैं जिन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाली बात को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी शुरू होती है 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से। धीरूभाई एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए थे, लेकिन उनका मन स्कूल की किताबों में ज्यादा नहीं लगता था। उनका ध्यान तो बाहर की दुनिया में था, उन मौकों को पहचानने में था जो दूसरों को नजर नहीं आते थे। कह सकते हैं कि उनकी असली पढ़ाई तो सड़कों पर शुरू होने वाली थी। देखिए, उनके पिता एक टीचर जरूर थे, लेकिन 5 बच्चों के परिवार का पेट पालना आसान नहीं था। घर की माली हालत को देखते हुए धीरूभाई ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर परिवार की मदद करने की ठानी, भले ही उनके पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे। मंदिर के बाहर तीर्थयात्रियों की भीड़ थी। जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ भीड़ दिख रही थी, वहीं धीरूभाई को एक बिजनेस का मौका दिखा। अपनी थोड़ी बहुत जोड़ी हुई पॉकेट मनी से उन्होंने एक ठेला लगाया और गर्मा गर्म पकौड़े बेचना शुरू कर दिया। और यहीं पर हमें उनकी कमाल की बिजनेस वाली सोच की पहली झलक मिली। लेकिन पकौड़े बेचना तो बस एक शुरुआत थी। धीरूभाई के सपने बहुत बड़े थे। उस जमाने में अच्छी कमाई के लिए बहुत से भारतीय यमन जाया करते थे। तो बस सिर्फ 17 साल की उम्र में धीरूभाई ने भी अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए समंदर पार करने का फैसला कर लिया। यमन पहुंचकर उन्हें एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट की नौकरी मिल गई। लेकिन वो सिर्फ गाड़ियों में पेट्रोल भरने के लिए नहीं बने थे। उन्होंने अपने कुछ नए नए तरीकों से पंप की सेल इतनी बढ़ा दी कि कंपनी ने उन्हें सीधा मैनेजर बना दिया। उनकी ये एक बात उनकी पूरी सोच को बता देती है। वो सड़क किनारे 10 पैसे की चाय पीने से बेहतर समझते थे एक 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय पीना। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो वहां बैठे अमीर व्यापारियों की बातें सुन सकें और उनसे बिजनेस करने के तौर तरीके सीख सकें। और वहीं पर उन्होंने बिजनेस का एक बहुत जरूरी सिद्धांत सीखा, जिसे कहते हैं आर्बिट्रेज। मतलब एक बाजार से कोई चीज सस्ती खरीदो और दूसरे बाजार में उसे महंगा बेच दो। आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन धीरूभाई ने इसका इस्तेमाल इतने शानदार तरीके से किया कि उनकी चांदी के सिक्कों वाली स्कीम मशहूर हो गई। ये स्कीम तो सच में कमाल की थी। धीरूभाई ने देखा कि यमन के रियाल सिक्कों में जो चांदी लगी है, उसकी कीमत सिक्के की अपनी वैल्यू से कहीं ज्यादा है। अब देखिए, बड़े बड़े व्यापारी इस बारे में सिर्फ बातें करते थे, लेकिन धीरूभाई ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने ढेरों सिक्के जमा किए, उन्हें पिघलाकर चांदी निकाली और उसे लंदन के बाजार में बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया। इससे पहले कि यमन की सरकार को कुछ समझ आता, धीरूभाई वो सारा पैसा लेकर भारत वापस आ चुके थे। साल था 1958। अब धीरूभाई वो खाली हाथ वाले लड़के नहीं थे। उनके पास अनुभव था, पैसा था और बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो मुंबई आए इस इरादे से कि अब भारत के सबसे बड़े व्यापारिक शहर में अपनी जगह बनानी है। लेकिन मुंबई का मसाला बाजार कोई फूलों की सेज नहीं थी। यहां पहले से जमे जमाए व्यापारियों का एक ऐसा ग्रुप था जो किसी नए आदमी को घुसने ही नहीं देता था। उन्होंने धीरूभाई जैसे नए और अकेले व्यापारियों का काम करना लगभग नामुमकिन बना दिया था। हालात और भी बिगड़ गए जब उनके कॉम्पिटिटर्स ने एक भ्रष्ट सरकारी अफसर को रिश्वत देकर उनका बाजार ही बंद करवा दिया। अब ऐसे में धीरूभाई ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये धीरूभाई का एक असली मास्टर स्ट्रोक था। जब अफसर ने बाजार बंद करवाया तो उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना सारा माल उस अफसर के घर के सामने जाके ढेर कर दिया। दबाव इतना बन गया कि अफसर को अपने बड़े अधिकारियों के आने से पहले ही बाजार दोबारा खोलना पड़ा। ये उनकी बेखौफ और कमाल की सोच का एक बेहतरीन नमूना था। मसालों के बिजनेस में कामयाबी के बाद धीरूभाई ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई टेक्सटाइल के बिजनेस में। 1966 में उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और देखते ही देखते विमल ब्रांड के साथ भारतीय कपड़ा बाजार में एक क्रांति ला दी। यहीं से उस साम्राज्य की असली शुरुआत हुई जिसे आज हम जानते हैं। और ये टाइमलाइन रिलायंस के उस जबरदस्त सफर को दिखाती है। वो सिर्फ कपड़े तक ही नहीं रुके। 1977 में उन्होंने आईपीओ लाकर आम आदमी को कंपनी में हिस्सेदार बना दिया। फिर 80 के दशक में पेट्रोकेमिकल्स और 90 के दशक में टेलीकॉम में उतरकर उन्होंने रिलायंस को एक ऐसा पावर हाउस बना दिया जो हर सेक्टर में अपनी मौजूदगी रखता था। रिलायंस का आईपीओ भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था।
पहली बार 58,000 से भी ज्यादा आम मिडिल क्लास लोगों ने किसी कंपनी में पैसा लगाया और शेयर होल्डर बने। सही मायनों में धीरूभाई ने ही भारत में इक्विटी कल्चर की शुरुआत की और हजारों लोगों के लिए अमीर बनने का एक नया रास्ता खोला। रिलायंस परिवार उनके लिए सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी। सोचिए, 1986 की एनुअल मीटिंग में 30,000 शेयर होल्डर्स आए थे। इतने लोग कि मीटिंग एक खुले मैदान में करनी पड़ी। ये दिखाता है कि लोगों का धीरूभाई और उनकी कंपनी पर कितना गहरा, कितना अटूट भरोसा था। कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी धीरूभाई की जिंदगी में चुनौतियां आती रहीं। तो अब देखते हैं कि उन्होंने अपनी सेहत से जुड़ी मुश्किलों का सामना कैसे किया और अपने पीछे वो कौन सी विरासत छोड़ गए। 1986 में एक स्ट्रोक की वजह से उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन उनके हौसले को कोई लकवा नहीं मार सका। उन्होंने हार नहीं मानी। कड़े अनुशासन और एक्सरसाइज के दम पर उन्होंने शानदार वापसी की। ये उनके नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड का सबसे बड़ा सबूत है। और आखिर में ये नंबर ही पूरी कहानी कह देते हैं। 1977 में जिस कंपनी का टर्नओवर 70 करोड़ रुपए था, 2002 में जब उनका निधन हुआ तब तक वो 7.5 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। ये ग्रोथ, ये आंकड़े उनकी दूर की सोच और कड़ी मेहनत का ही नतीजा थे। तो उनकी सफलता का राज क्या था? शायद यही कि हमेशा बड़ा सोचो, अनुशासन में रहो और अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। उन्होंने सिर्फ 350 स्क्वायर फीट के एक कमरे से एक ग्लोबल कंपनी खड़ी कर दी और ये साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि हर बड़े साम्राज्य की शुरुआत एक छोटे से, साधारण से विचार से ही होती है। अब सवाल ये है कि हमारे आसपास ऐसे कौन से विचार हैं जो बस एक धीरूभाई का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें हकीकत में बदला जा सके।